नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं ताकि आपकी निवेश से जुड़ी समस्याओं को सुलझा सकें। पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, गोल्स कैसे पूरे होंगे, जो फंड्स लिए हैं वो बेहतर हैं या फिर नहीं, यानी आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन आपके पास है तो आप योर मनी में हिस्सा लेकर हमारे एक्सपर्ट से अपने पोर्टफोलियोज पर राय ले सकते हैं। कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, ईमेल है yourmoney@nw18.com। साथ ही फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो इस शो को लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ है मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट क्वेरीज पर चर्चा करने से पहले आज SWP की बात करेंगे। अब SWP के बारे में यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में हमने पहले काफी बार चर्चा की है इसी शो में। शायद हमारे ज्यादा व्यूअर्स समझते भी हैं कि SWP है क्या, लेकिन इससे जुड़े हुए बाकी प्रोस्पेक्ट्स पर आज फोकस करेंगे, फिर चाहे वो टैक्स इम्प्लीकेशंस हो या फिर और बारीकियां ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे विरल आपसे कि अगर हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की बात करते हैं तो क्या सिर्फ एक विड्रॉल का ही प्लान है या फिर इससे जुड़े बाकी कुछ ऐसी बातें भी हैं, स्पेशली टैक्स पर्सपेक्टिव से जानना बेहद जरूरी है? और दीपाली, पहले एक एक करके सोचते हैं। ऐसा लगता है कि विरल आपसे आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है विरल, आपसे रिकनेक्ट करते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पर। हालांकि अभी विरल से जो हम डिस्कशन करेंगे वो SWP के बारे में करेंगे, यानी जो कि हम आमतौर पे काफी व्यूअर्स समझते हैं कि एक रिवर्स SIP है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। ये आप पैसा निकासी कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से, यानी एक मंथली इनकम आप जनरेट कर सकते हैं जो आपने कॉर्पस या फिर अपनी होल्डिंग बनाई है। लेकिन काफी कंफ्यूजन रहता है टैक्स इम्प्लीकेशंस को लेकर कि टैक्सेबिलिटी कैसे लगती है अगर आप SWP के थ्रू पैसा लगा रहे हैं। क्या FD की ही तरह पूरे मुनाफे पर टैक्स लगता है या फिर मुनाफे की जो रकम आप विड्रॉ कर रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है? इस पर्सपेक्टिव को सबसे पहले समझते हैं, बताइए विरल। सॉरी दीपाली, थोड़ा सा ऑडियो में इश्यू आ गया था। यस, मैं ये कह रहा था कि एज फार एज SWP इज कंसर्न, आज अगर हम देखेंगे ना दीपाली, तो लोगों की एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग ऐसा सोचते हैं SIP के बारे में तो उनको पता ही होता है और काफी कुछ हमने अगर देखा है तो शो में भी बहुत बार बात की है। तो SIP से तो वो अभी समझ में आती है कि कैसे उसको इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजी बनानी है। बट जब हम SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान की बात करते हैं तो बहुत बार लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया और कल से मेरी SWP स्टार्ट हो जाएगी। और वो जो कॉर्पस है, वो पहले तो कॉर्पस बिल्ड होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि एटलीस्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट्स जो आप कर रहे हैं, पोर्टफोलियो आपने बनाया है, उसके लिए कम से कम 10 से 15 साल आप उसको अगर देते हैं, या तो रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 20-25 साल देते हैं, तब वहाँ से जो कॉर्पस जमा होता है, उससे काफ़ी अच्छी तरीके से हम SWP कर सकते हैं। तो ये कोई रिवर्स SIP नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। पहले तो एक कुछ हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उसमें मुनाफ़ा होता है, गेन होता है। अगर हम आज के दिन में कहें कि रिटायरीज जो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, उनके लिए SWP स्ट्रैटेजी क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ईयर के बाद, जैसे कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को पेंशन मिलता है, सेम पेंशन स्ट्रैटेजी अगर आपको SWP में करनी है, तो वो म्यूचुअल फंड से SWP कर सकते हैं। FD का अगर आज के दिन में बात करें तो जो भी पूरा हमको इंटरेस्ट आता है, वो पूरा टैक्सेबल में जाता है। अगर हम SWP की बात करें तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर कहूँ तो अगर मुझे 1 लाख FD पे जो भी इंटरेस्ट आता है वो पूरा टैक्सेबल होता है। और वहाँ पे जो मेरा टैक्स आउटगो है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन से, वो ज़्यादा आउटगो होता है FD में। तो FD से टैक्स एफिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड में SWP करना बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट डिस्कशन क्या होता है अराउंड SWP के पॉइंट ऑफ व्यू से दीपाली, जो होता है कि मेरा विथड्रॉवल रेट क्या होना चाहिए? अभी अगर हम देखें तो पहले तो हमको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, हमको 10, 15, 20 साल जितना एक टाइम पीरियड देना चाहिए कभी भी SWP स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग ये भी निकल कर आती है
कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में से मुझे 10 से 12% का रिटर्न मिलता है, तो मैं आराम से 5, 6, 7% के आसपास का विथड्रॉवल एन्युअली मुझे करना चाहिए एक कॉर्पस में से। ठीक? तो 10-12% का अगर मुझे एनुअलाइज्ड रिटर्न्स मिलता है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट मिलता है मेरे पोर्टफोलियो में आफ्टर 10, 15, 20 इयर्स, देन ओनली आई शुड हैव अ 6 टू 7% विथड्रॉवल रेट फ्रॉम माय कॉर्पस। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है कि देखिए मार्केट के उतार-चढ़ाव होते रहते हैं, राइट? हमको अगर एसडब्ल्यूपी करना है तो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन से करना होगा। अगर हम प्योर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा पूरा पोर्टफोलियो प्योर इक्विटी का है, तो हमको एटलीस्ट 5-7 इयर्स का एक मिनिमम होल्डिंग पीरियड देना होगा टू गेट द सीज़ेबल कॉर्पस आउट ऑफ ओवरऑल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, राइट? तो शुरुआती 2-3 साल में अगर हमको एसडब्ल्यूपी करना है हमारे पोर्टफोलियो में से, तो या तो हम बहुत ही कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से करें या तो हम डेट फंड से करें, राइट? दूसरा एक फंड सिलेक्शन अगेन सिमिलर जो मैंने अभी पॉइंट कहा उससे ही कनेक्टेड है कि हम जब हमारा एसडब्ल्यूपी शुरू करने वाले हैं, मे बी आफ्टर 15, 20, 25 इयर्स, वहां पे भी हमारा जो फंड का सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर इक्विटी में हमने 10, 15, 20 साल इक्विटी में मिड कैप, स्मॉल कैप में हमने ओवरऑल टाइम स्पेंड किया है और फिर हम विड्रॉवल का प्लान कर रहे हैं। जब हम रिटायरमेंट लेते हैं, जब रिटायरमेंट हमारी स्टार्ट होती है और एसडब्ल्यूपी स्टार्ट होता है, तो हमारा कॉर्पस हाइब्रिड में होना चाहिए या तो कंजर्वेटिव डेट में होना चाहिए। हम इक्विटी से कॉर्पस निकाल कर एसडब्ल्यूपी नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन एसडब्ल्यूपी और साथ में एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमको हमारा जो फंड का पूरा कॉर्पस है वो एक हाइब्रिड डेट में शिफ्ट करने के बाद हमको एक पर्टिकुलर टारगेट ईयर के साथ एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करनी चाहिए। तो बेसिकली जो विरल ने यहाँ पर बताया समझाया उससे एक चीज क्लियर है कि एसडब्ल्यूपी का इस्तेमाल करना चाहिए, बट आइडल तरीका क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना आइडली विड्रॉ आपको करना चाहिए होराइजन के हिसाब से वो आपको तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसडब्ल्यूपी प्लस एसटीपी का जो कॉम्बो है वो काफी बेटर रह सकता है, बट अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और रेस्पेक्टिव सिचुएशन पर ये काफी निर्भर करता है। तो अगर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी कंफ्यूजन आपके पास हो तो आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं, बट विरल ने यहाँ पर आप काफी सिंपल भाषा में एग्जैक्टली जो पूरा मैथ्स है सिस्टमैटिक विड्रॉल का उसको समझाने की कोशिश की है। बात करते हैं व्यूअर से। अजीत कुमार पहले व्यूअर हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, मैं अजीत कुमार हिमाचल से बोल रहा हूँ मैडम। ओके। हाँ मैडम, मेरा मंथली SIP 20,000 का, उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है 6,000 और कोटक मिड कैप है 6,000, HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है 4,000, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है 4,000 मैडम। मेरा 10 से 15 साल का व्यू है मैडम, और इसमें कितना पैसा बन सकता है, और अगर मैं कोई SIP में चेंज करना चाहूँ तो कौन सी चेंज कर सकता हूँ? ओके, तो बेसिकली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है 6,000, कोटक मिड कैप 6,000, 4,000 इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट 4,000, यानी 20,000 की सिप है। 12 से 15 सालों में 1 करोड़ का लक्ष्य है। अजीत, ये पोर्टफोलियो आपने अभी बनाया है क्या? नहीं मैडम, इसका वैल्यू हो चुका है 3 लाख रुपीज। ओके, 3 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 1 करोड़ का लक्ष्य है 12 से 15 सालों में। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए दीपाली, अगर मैं अजीत कुमार जी का पोर्टफोलियो देखूं तो मुझे पहले तो मैं उनके टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो निश्चिंत रहने चाहिए। टारगेट उनका इजीली अचीव हो जाएगा। अगर पोर्टफोलियो में से 12-13% का कैगर मिलता है तो ओवरऑल 12-15 सालों में वो 1 करोड़ हासिल कर लेंगे। अभी यहाँ पे एक सजेशन सिर्फ ये है कि और कंफर्टेबल रहना है, इन्फ्लेशन को ध्यान में भी रखना है, तो 10% का स्टेप अप अगर वो लगा सकते हैं आने वाले और 12-15 साल में 10% का स्टेप अप लगाते हैं तो ओवर 1 करोड़ के ज्यादा कॉर्पस उनका बन सकता है। तो एक सजेशन ये होगा कि 10% स्टेप अप पॉसिबल है तो 10% स्टेप अप करें, बट यही अमाउंट से अगर करते हैं तो विदाउट इन्फ्लेशन 1 करोड़ का जो कॉर्पस है वो अचीवेबल है। अभी पोर्टफोलियो भी अगर हम देखें तो काफी मिक्स बैलेंस है।
पोर्टफोलियो में ऐड किया है। फिर साथ में निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स का भी एक्सपोजर वो उन्होंने देख के रखा हुआ है। तो ओवरलैप भी ओवरऑल कुछ नहीं है, पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड है। टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी टारगेट अचीव हो रहा है। सिर्फ इन्फ्लेशन का ध्यान रखें और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर अगर रिवाइज कर रहे हैं उनकी अमाउंट, गोल अमाउंट, तो 10% स्टेप अप यहाँ पे सजेस्टेबल है और ईयरली रिव्यू करते रहे अपना पोर्टफोलियो। बाकी पोर्टफोलियो काफी अच्छी तरीके से उन्होंने पोजीशन करके रखा हुआ है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आपको 1 करोड़ का जो लक्ष्य है वो आप हासिल कर लेंगे 12 से 15 सालों में। 10% जरूर स्टेप अप करें या फिर जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे उसको करने की कोशिश करें। पोर्टफोलियो में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, वेल डाइवर्सिफाइड भी है, तो कोई बदलाव की सजेशन नहीं है, बट टाइमली रिव्यू आप करें अपने पोर्टफोलियो को, इंपॉर्टेंट है। प्रमोद का सवाल लेंगे, वाराणसी से इन्होंने ईमेल के थ्रू भेजा है। मंथली सिप है इनकी 40,000 रुपए महीने की, एनुअल स्टेप अप भी कर रहे हैं 10% का और 25 साल में 30 करोड़ का लक्ष्य है। अब इनका जो पोर्टफोलियो है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 12,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना डाल रहे हैं एचडीएफसी मिड कैप में, 6,000 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, 6,000 बंधन स्मॉल कैप में, 4,000 है निपॉन इंडिया मल्टी कैप में, देन निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज में 2,000। तो बेसिकली जो ये 40,000 का इनका पोर्टफोलियो है विद 10% स्टेप अप, इसका लक्ष्य लेके चल रहे हैं 30 करोड़ इन 25 ईयर्स। अब उनका एक दूसरा लक्ष्य है जिसके लिए 24,000 की अलग सिप कर रहे हैं। यहाँ भी अगेन 10% का स्टेप अप रहेगा रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ 25 साल में इनका टारगेट है 18 करोड़ का। इसके लिए निवेश कर रहे हैं 6,000 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, सिमिलर अमाउंट बंधन स्मॉल कैप में, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में और एचडीएफसी मिड कैप में। और एक और गोल है 20 साल बाद बच्चों की शादी के लिए, तब इनको 7 करोड़ चाहिए और यहाँ ये 12,000 की सिप कर रहे हैं। यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है वो 6,000 आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट एलोकेशन, क्वांट फ्लेक्सी कैप में 6,000। एक और पोर्टफोलियो यहाँ पर 10,000 के सिप, 10% एनुअल स्टेप अप, 2 करोड़ का लक्ष्य रहेगा 15 सालों में फॉर बच्चों की एजुकेशन। यहाँ से एक ही फंड में 10,000 डाल रहे हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप। तो बेसिकली अगर इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखें विरल, ये तो एक तो इन्होंने काफी प्रिसाइज प्लानिंग की है, कितने सालों में क्या गोल है उसके लिए फंड्स भी अलग हैं, अमाउंट भी अलग एलोकेट किया हुआ है, विच इज गुड पार्ट। और एक साइजेबल टारगेट ये लेके चल रहे हैं 15, 20, 25 सालों में। ओवरऑल अगर इवैल्यूएट करें तो इनकी जो टोटल सिप अब बैठ रही है वो लगभग 86,000 रुपीज पर मंथ की बैठ रही है इन टोटल, जिसमें इनका एक गोल है अब से 15 साल बाद 2 करोड़ का, एक गोल है 20 साल बाद 7 करोड़ का, और उसके बाद 25 साल बाद इनका 2 गोल हैं, एक 18 करोड़ का और एक 30 करोड़ का, विच इज अराउंड 48 करोड़ रुपीस। तो काफी बड़े गोल हैं इनके, बट टाइम होराइजन भी है। तो अब बताइए इनके पहले तो पोर्टफोलियो चॉइसेस पर, देन गोल्स की कैलकुलेशन कैसे करें, समझाएं प्लीज। मुझे लगता है दीपाली कि ये प्रमोद जी का जो क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, जिससे काफी अच्छी तरीके से उनको अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। पहले हम पोर्टफोलियो पे थोड़ी सी बात करते हैं। पोर्टफोलियो में ओवरलैप का एक अलर्ट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, क्योंकि 2 स्मॉल कैप उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, बंधन और निपॉन। परफॉर्मेंस देखने जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, काफी अच्छी तरीके से ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी तरीके से रिटर्न्स दिए हैं, बट दोनों ही स्मॉल कैप में है। इसके लिए मुझे लगता है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो है वो काफी बढ़ जाता है। और अगर देखें तो बाकी एक फ्लेक्सी कैप भी है और मल्टी कैप भी है, उसमें भी लार्ज कैप का ओवरलैपिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो अगर उनको रखना है और थोड़ा सिंपल रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सजेशन ये दूंगा, एक स्मॉल कैप रखे, एक मिड कैप रखे, एक फ्लेक्सी कैप रखे, और फिर मल्टी एसेट फंड या तो गोल्ड का फंड जिसपे 5 to 10% का एलोकेशन वो गोल्ड को दे सकते हैं, वैसे करके उनका ओवरऑल रख सकते हैं। जैसे अभी एचडीएफसी मिड कैप है तो डेफिनेटली कंटिन्यू रखना चाहिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वो कंटिन्यू रख सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप को कंटिन्यू रख सकते हैं, निपॉन इंडिया मल्टी कैप को कंटिन्यू रख सकते हैं, और एक गोल्ड का फंड या तो एक मल्टी एसेट फंड वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये रहा पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एडवाइस। ये मेरा एक पार्ट था जो मुझे पोर्टफोलियो पे करना था। अभी दूसरा पार्ट जो इन टर्म्स ऑफ अगर टारगेट वैल्यू देखे तो काफी एम्बिशियस, बहुत ही बड़ा टारगेट रखा है, और सामने अगर उसके सामने अगर इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट देखे तो वो वहाँ पे कम होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि अगर मैं 46,000 की एसआईपी पकड़ूं और उसमें उन्होंने जो बाइफर्केशन दी है 18,000 का दिया है, 12,000 का दिया है, फिर 10,000 का दिया है, तो टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मैं 18,000 वाले एसआईपी की बात करूं, 10% स्टेप अप करूं, तो वहां पे वो
स्टेप अप से कम 8 करोड़ का कॉर्पस वहां से हासिल होगा। फिर जो अमाउंट है वो कम हो रही है 12,000 और 10% स्टेप अप करूँ तो वहां से 2.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस होगा और फिर 10,000 के एसआईपी से तो 1 करोड़ भी हासिल नहीं कर पाएंगे अगर वो स्टेप अप करेंगे तो भी। तो टारगेट काफी बहुत ही बड़ा है, उसके सामने जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो काफी नहीं है। मुझे लगता है स्टेप अप और एग्रेसिव करना होगा, या तो आप टारगेट को रिवाइज करो, टारगेट को थोड़ा और कम करो और फिर चाहिए तो देखो कि कितना हो रहा है, पर जो अभी अमाउंट कर रहे हैं वो हिसाब से ये टारगेट वो हासिल कर पाएंगे अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में। ओके, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पर राय दी है, आपके गोल्स पर भी राय दी है, कुछ सजेशन जरूर दिए हैं जो आपको करने हैं, बट आपके जो गोल्स हैं ओवरऑल अगर कैलकुलेट करके देखें तो वो अचीवेबल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके जो 15 साल 20 साल के जो टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद भी अगर आप अपने स्टेप कंटिन्यू करेंगे तो भी अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचेंगे। रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक ले, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। चल वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं योर मनी और बात करते हैं अब एक और व्यूअर्स से। हमारे साथ यदुनंदन मौजूद हैं फोन लाइन पर, कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। यदुनंदन जी नमस्कार, बताएं अपना सवाल। हेलो, बताइए क्या सवाल है। हाँ आवाज मुझे आ रही लेकिन स्पष्ट नहीं आ रही आप लोगों की ओर से। क्या आप सुन पा रहे हैं अभी? आपकी ओर से आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। ओके, आप अपना सवाल पूछिए, आपको हम क्लियरली सुन सकते हैं। हाँ मैं फिर उस पर देख लेता हूँ और क्या करूँ साइड पे, क्योंकि आवाज सही नहीं आ रही इधर से आपकी ओर से। ओके, आप सवाल पूछिए। आप इस शो को देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, बाद में भी देख सकते हैं। अगर आप ठीक से ना सुन सके अभी तो पूछिए सवाल। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं देख लेता हूँ आवाज। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। तो 61 साल इनकी उम्र है, इन्होंने 15 लाख का लमसम निवेश किया हुआ है, 30 करोड़ का लक्ष्य है 25 सालों के लिए। एसबीआई कॉन्ट्रा में 10 लाख, 3.5 लाख एसबीआई लार्ज कैप में, निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.25 लाख, 15,000 डाले हुए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 30,000 एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड में। तो जानना चाहते हैं ये पूरा पोर्टफोलियो कैसा है लमसम प्लस, क्योंकि इनका ज्यादातर एलोकेशन यानी मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इनकी मोर देन 60-70% एलोकेशन एसबीआई कॉन्ट्रा की तरफ है 10 लाख का। क्या वो सही डिसीजन है या कुछ बदलाव करें, बताएं। पहला तो यही कंसर्न है कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एक बहुत बड़ा रिस्क होता है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, और यहाँ पे उन्होंने 67% जो एलोकेशन है वो कॉन्ट्रा फंड को दिया है, और उनकी जो एज भी है वो तो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, 61 ईयर्स के हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, ये फंड में जो एलोकेशन है उनको रिड्यूस करना चाहिए, और वो रिड्यूस करके वो चाहे तो लार्ज कैप या तो हाइब्रिड और या तो डेट कैटेगरी के फंड्स में वो शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, उनके पोर्टफोलियो में यानी ओवरऑल जो पोर्टफोलियो भी है वो 2 फंड एसबीआई के हैं, और दूसरा जो फंड है वो ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज यानी वो भी एक सेक्टोरियल फंड है। यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे और अगर रिस्क को थोड़ा सा समझाएंगे उनको, तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्क वाला फंड एलोकेशन दिखाई देगा उनके पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी चीज वो कोई एक डाइवर्सिफाइड में शिफ्ट कर सकते हैं, मल्टी एसेट जैसा एक हाइब्रिड फंड भी वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और देखिए ये एक चीज उनको समझनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे ओवरऑल जो पोर्टफोलियो में जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो इक्विटी का हायर रिस्क है। ये एज पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना चाहिए। वो लार्ज कैप रख सकते हैं फॉर श्योर इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ये सेक्टोरियल फंड रखना और ये कॉन्ट्रा में सबसे ज्यादा एलोकेशन करना वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि कल उठ के अगर उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी और मार्केट डाउनसाइड रहे तो पोर्टफोलियो ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिखा पाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाइब्रिड में एलोकेशन, मल्टी एसेट जैसा फंड या तो एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ऐसे फंड लेकर वो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर यदुनंदन जी, और अकॉर्डिंगली आप बदलाव करें अपने पोर्टफोलियो में, सलाह दी गई है। तरुण का सवाल लेते हैं, ईमेल के थ्रू इन्होंने हमें भेजा है जोधपुर से। इनकी जो मंथली सिप है वो 4,000 की चल रही है, 4,000 की इनको एडिशनल एसआईपी करनी है, 1 लाख इनको लमसम इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं 20 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4,000 के लिए 4 फंड्स हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, आईसीआईसीआई और मल्टी एसेट। यहाँ 1,000 नीचे डिप्लॉय कर रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग फंड्स 4,000 का एडिशनल अमाउंट कहाँ डिप्लॉय करें, प्लस
1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है, वो कहाँ करें? 20 ईयर्स में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे? देखिए, ओवरऑल बेस जो है, बेस स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और मल्टी एसेट, यानी ओवरऑल 20 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा बेस स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है और वो वेल डाइवर्सिफाइड है। और एडिशनल जो शिफ्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच रहे हैं 4000 ऐड करेंगे, 4000 से 8000 की एसआईपी ओवरऑल हो जाएगी उनकी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो नया फंड उनको लेना चाहिए, यही फंड्स में डिवाइड कर उनको पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो भी फंड वो शामिल करेंगे शायद से वो डाइवर्सिफिकेशन ना हो और ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो। तो यही पोर्टफोलियो में एडिशनल एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए। रही बात एसटीपी की, सिस्टमेटिक ट्रांसफर जो करना है उनको, मुझे लगता है कि 1 लाख जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एसटीपी के थ्रू ही करें, वो काफी अच्छी यहाँ पे सलाह रहेगी उनको। और वो 6 मंथ से 12 मंथ्स में डिवाइड करके धीरे धीरे करके वो एंटर हो सकते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है। एक साथ निवेश करना इक्विटी में डेंजरस साबित हो सकता है। तो एसटीपी के तौर से वो धीरे धीरे करके मार्केट में एंटर करे। पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, एडिशनल एसआईपी के लिए भी कोई फंड लेने की जरूरत नहीं है, यही फंड कंटिन्यू करके डिवाइड करके एसटीपी करके आगे बढ़िए। ओके, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है तरुण, यानी जो आपने एग्जिस्टिंग फंड्स हैं यहाँ पे जो आपको एडिशनल एलोकेशन करना है वो कर सकते हैं। 1 लाख भी लमसम ना लगा के धीरे धीरे उस रकम को इस्तेमाल करके इन फंड्स में आप डाल सकते हैं। तो मौजूदा फंड्स में ही एसआईपी एलोकेशन बढ़ाने की सलाह है। अच्छा, वैसे अगर आप इनके चारों फंड्स देखें तो ये कंप्लीट पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन के हिसाब से परफेक्ट है, या फिर इन फ्यूचर अगर ये फर्दर एलोकेशन इंक्रीज करते हैं 4 से 8000 से बढ़ाकर 10-20,000 करते हैं तो कोई नई कैटेगरी ऐड करने का भी स्कोप है? अगर देखें तो यहाँ पे 2 कैटेगरी का हो सकता है। एक तो लार्ज एंड मिड कैप को वो एक्सपोजर में रख सकते हैं, और या तो ओवरऑल मल्टी कैप कैटेगरी को वो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप वो ऑलरेडी कर रहे हैं, स्मॉल कैप में कर रहे हैं, मिड कैप में कर रहे हैं और मल्टी एसेट लेके रखा हुआ है। तो मल्टी कैप कैटेगरी और एक अगर वो कैटेगरी को शामिल करना है तो लार्ज एंड मिड कैप को वो शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके सवाल पर। अब पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स, बताइए विरल। टॉप 4 फंड्स में मार्केट के वॉलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सजेशन एक फ्लेक्सी कैप को जाएगा। डेफिनेटली कोई भी निवेशक जो हमें सुन रहे हैं अपना रिस्क प्रोफाइल असेसमेंट करवा ले और फिर ही ये पर्टिकुलर फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का सोचे। अबाकस फ्लेक्सी कैप, ये एक फंड मैं सोच रहा हूँ फ्लेक्सी कैप पॉइंट ऑफ व्यू से। मिड कैप, प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप, अभी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मिड कैप और स्मॉल कैप काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, तो ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का जो मिड कैप सेगमेंट का जो फंड है वो देख सकते हैं। मल्टी एसेट काफी अच्छी कैटेगरी है, जहाँ पे इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर और दूसरे एसेट्स का मिश्रण होता है। तो व्हाइट ओक का जो मल्टी एसेट फंड है वो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। और चौथा जो फंड है मेरे लिए मल्टी कैप, ये फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, ये दोनों आप पोर्टफोलियो में अभी शामिल कर सकते हैं। उसमें आईसीआईसीआई का मल्टी कैप आपके पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स, अबेकस फ्लेक्सी कैप, ट्रस्ट मिड कैप, व्हाइट ओक मल्टी एसेट, आईसीआईसीआई प्रो मल्टी कैप। शुक्रिया विरल आपका शो में आने के लिए और अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ यौमनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।